गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आपका हमारे कनक लॉ स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। और हम लोग अधिनायकवाद के लक्षण पढ़ेंगे, अधिनायक तंत्र के लक्षण। तो हम लोगों ने कई लक्षण जो पढ़ लिए थे, जिनमें स्टार्टिंग से हम एक बार आपको और बता देते हैं कि इसी प्रकार अन्य विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर अधिनायक तंत्र के निम्नलिखित लक्षण कहे। फर्स्ट है सर्वाधिकारवाद। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है सर्वाधिकारवाद, क्योंकि इसमें सर्वाधिकारवाद की बात कही जाती है कि एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। इस प्रकार राज्य में समाज और राज्य सरकार दुभेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, और नागरिक जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण ना हो। हिटलर मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ है। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यानी कि हिटलर मुसोलिनी जो इनका समर्थन करते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि राज्य क्या है, कि राज्य ही सब कुछ है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि राज्य का सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। कौन सा सिद्धांत है जो राज्य का बहुत ज़्यादा विरोध करता है? और ये प्रजातंत्र का विरोध करता है। देखो, प्रजातंत्र का विरोध करने वाला अधिनायक तंत्र ये सेकेंड है इसका है। प्रजातंत्र को बकवास की दुकानें बोल रहा है, कहीं सड़ा हुआ सब बोल रहा है, ये अनवर्चुअल वर्ड्स किसके लिए यूज कर रहा है। तो प्रजातंत्र का विरोध अधिनायकवाद ही करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि इन अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई है, और ये स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र सड़ा हुआ सब है, संसद केवल बकवास की दुकानें हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र की घृणा की दृष्टि से ही देखता है। अब नेक्स्ट है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। तो वर्तमान समय के वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वामपंथी और दक्षिणपंथी दो कौन थे? अधिनायकवाद के दल थे। तो दोनों ही इसका समर्थन करते हैं, इसका विश्वास करते हैं। एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम, इसीलिए इसे थर्ड नंबर पर रख दिया गया है। तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। इसमें एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। इस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है, और उसके शब्द ही कानून होते हैं। अधिनायक तंत्र के अतिरिक्त शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। फोर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। ये अधिनायकवाद क्या होता है? जब राजा होता है, ये अपना अधिकार रखना चाहता है, अगर किसी को व्यक्तिगत अधिकार मिल जाते हैं तो इसका स्वतंत्रता का शत्रु हो जाता है। तो इसमें फोर्थ टॉपिक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। तो आधुनिक अधिनायकवाद एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है, और इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। अगर कोई राजा होता है तो वह ये पसंद नहीं करेगा, राजनीति से ही बनता है कि उसका राजनीति का कोई विरोध करे, और इसलिए वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा शत्रु है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से ही कोई व्यक्ति क्या करेगा? राजनीतिक विरोध कर सकता है। इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी का आदेश था विश्वास, आज्ञा पालन, और हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र मानता था। इटली के युवक थे, संगठन को मुसोलिनी का आदेश क्या था? विश्वास, आज्ञा पालन, और हिटलर का क्या था? कर्तव्य, अनुशासन और त्याग। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। इटली का था विश्वास, आज्ञा पालन, और हिटलर का था कर्तव्य, अनुशासन और त्याग जीवन का मूल मंत्र बताता था। अब नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। तो अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। इससे अपनी
जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश करी जाती है। तो नायकवादी उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। ये तो लॉजिकल होगा कि यदि कोई किसी की शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं तो वो उग्र हो जाता है और वो शांति में बिलीव नहीं करता, वो उग्रता में बिलीव करने लगता है। तो इसी प्रकार इसमें उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक व जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं और क्या कहते हैं, भड़काते हैं और शक्ति को तभी उनकी बढ़ती है। और नेक्स्ट है 6, युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। 6 है युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। अब जब एक व्यक्ति है जिसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं तो वह युद्ध के लिए विश्वास करने लगता है। तो युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार में हम देखेंगे, जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर कहा करता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का। ये हेडलाइन से अगर आप ब्लैक लिखेंगे तो आपको ज़्यादा और नंबर मिलेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है और वो नंबर ज़्यादा देता है क्योंकि उसका ध्यान एकदम से जाता है और उसे अच्छा लगता है तो वो नंबर ज़्यादा देता है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। मुसोलिनी ने कहा था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है। इटली का विस्तार हो गया अंत। सेकेंड, मुसोलिनी का रिवाइज कर लेते हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है, इसमें साम्राज्य होता है। जीवन का चिरस्थायी अक्षुण्ण नियम है। इटली का विस्तार होगा या अंत। ये थी मुसोलिनी की हेडलाइंस। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दर्शकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित और इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। हम लोग कल देखने वाले हैं अधिनायक तंत्र के गुण। तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।